नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं अजय वर्मा आपके साथ, और आपका स्वागत है फिजिक्स बाय अजय वर्मा में। दोस्तों, आज हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र। तो जो हमारा अगला टॉपिक होगा उसका नाम है विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र क्या होता है मैं आपको बताऊं। हमने आवेश को समझा और आवेश के प्रभावों को समझा, ठीक है ना। हमने आवेश को समझा और आवेश के प्रभाव को समझा। प्रभाव को हमने कूलॉम के नियम से प्रदर्शित किया, प्राप्त किया कि उस प्रभाव का परिमाण क्या होगा। तो हमारा कोई आवेश क्यू आवेश ले लेते हैं, धन आवेश, ये यहाँ पर उपस्थित है, ठीक है। अब ये क्या करता है, अपने चारों तरफ एक काल्पनिक क्षेत्र उत्पन्न करता है, जहां पर उस क्षेत्र में इसका प्रभाव होता है। इधर की साइड भी, इधर की साइड भी, इधर की साइड भी, इधर की साइड भी, चारों तरफ ये अपना प्रभाव बिखेरता है। और वह क्षेत्र जहां तक इसका प्रभाव रहता है, या जहां पर अन्य आवेश इसका प्रभाव अनुभव कर सकता है, वो इसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो विद्युत क्षेत्र के लिए मैं लिख सकता हूं, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां अन्य आवेश इस आवेश का प्रभाव अनुभव कर सकता है। ये क्षेत्र क्या हो जाएगा, इसका विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां अन्य आवेश इस आवेश का प्रभाव अनुभव कर सकता है। अब ये प्रभाव कैसा भी हो सकता है वो प्रतिकर्षण हो, क्या हो, प्रतिकर्षण। हो सकता है वो आकर्षण हो, क्या हो, आकर्षण। कैसे, ये जो विद्युत क्षेत्र है या जो विद्युत क्षेत्र का जो प्रभाव है दो आवेशों के मध्य लगेगा। जैसे ये यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, यहाँ पे सेंटर में जो आवेश है Q है, और बाहर से कोई अन्य आवेश है वो Q नोट है। तो मान लीजिए Q क्या है, धनावेश है, और Q नोट भी क्या है, धनावेश है। तो Q नोट क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो यहाँ पे समान और सजातीय आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, या इन दोनों के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। और मान लीजिए ये सेंटर वाला जो आवेश है ये -Q है, और जो अन्य आवेश है जो बाहर से आ रहा है वो प्लस का Q नोट है, ठीक है। अब क्या होगा, प्लस और माइनस क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। इन दोनों के बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। ये वाला इसको इधर आकर्षित, अपनी ओर आकर्षित करेगा, माइनस वाला प्लस को आकर्षित करेगा, प्लस वाला माइनस को आकर्षित करेगा, ठीक है ना। तो ये प्रभाव दिखाते हैं अपने विद्युत क्षेत्र में। और अगली बात, विद्युत क्षेत्र का कोई फॉर्मूला है क्या। जी हाँ, फॉर्मूला है। विद्युत क्षेत्र को आपने डिफाइन किया है कि चारों तरफ का वो क्षेत्र जहां अन्य आवेश इस आवेश का प्रभाव अनुभव करता है। अन्य आवेश, डेफिनेशन क्या है, अन्य आवेश इसका क्या करता है, प्रभाव अनुभव करता है। अर्थात विद्युत क्षेत्र को अपन ई से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र क्या है, इसके चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर अन्य आवेश क्या करता है, इसका प्रभाव महसूस करता है। ये अन्य आवेश जब इसका प्रभाव महसूस करे, वही प्रभाव क्या है, बल, ठीक है ना, वही क्या हो जाता है, इसका विद्युत क्षेत्र हो जाता है। तो E बराबर F/Q नोट। अर्थात आप लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो, या F बराबर जो होता है, जो प्रभाव होता है, विद्युत क्षेत्र का प्रभाव जो होता है किस पर महसूस होता है, Q नोट पर होता है,
और तो क्यू नॉट इंटू ई भी कर सकते हो विद्युत क्षेत्र का प्रभाव निकालने के लिए। ठीक है, एक तो ये इस सदिश रूप में फॉर्मूले आ गए हैं। ठीक है ना, नॉर्मल में परिमाण में लिखो तो आप लिख सकते हो E बराबर एफ बाई क्यू नॉट। ठीक है ना, ये परिमाण सदिश रूप में लिख सकते हो E वेक्टर बराबर एफ वेक्टर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। ठीक है ना, क्योंकि बल एक सदिश राशि है, क्यू नॉट अदिश राशि है, और क्या नाम से यहाँ पे सिर्फ सदिश राशि को अदिश राशि से डिवाइड किया गया है, तो सदिश राशि में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो बल सिर्फ एक परिवर्तन आता है, परिमाण का परिवर्तन। तो आपकी ई जो है, आपका ई जो है विद्युत क्षेत्र है, वो भी क्या निकलेगा, सदिश राशि ही निकल के आएगा। बल भी सदिश राशि और विद्युत क्षेत्र भी कैसी राशि है, सदिश राशि। मात्र लिख देता हूं मैं, कैसी राशि, सदिश राशि। अगली बात करता हूं मैं मात्रक की। मात्रक की बात करते हैं। मात्रक, विद्युत क्षेत्र का मात्रक चाहिए। एफ होता है न्यूटन और क्यू के लिए होता है आपका कूलम। तो ऊपर तो आ जाएगा न्यूटन, नीचे आ जाएगा कूलम। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम आपका मात्रक हो जाएगा। और एक मात्रक और होता है, वो भी ध्यान रखना, वोल्ट पर मीटर, वो अगले चैप्टर में हमारे काम आएगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र आपको समझ में आ गया होगा। फिर से बोल देता हूं, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां अन्य आवेश इस आवेश का प्रभाव अनुभव कर सकता है। और प्रभाव कैसा होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण किनके बीच में, दो समान या सजातीय आवेशों के बीच में, और आकर्षण किसके बीच में होगा, दो विजातीय या फिर विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच में, प्लस माइनस के बीच में। और फॉर्मूले की बात करते हैं, तो फॉर्मूला जो है हमारा, फॉर्मूला आपके आंखों के सामने है। जो कोई भी आवेश बल इसका प्रभाव महसूस करेगा, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है ना, तो एफ बाई क्यू नोट, क्यू नोट क्या कर रहा है यहाँ पर, प्रभाव महसूस कर रहा है। कौन सा प्रभाव, एफ, बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण। ठीक है ना, तो ये आपका ई का फॉर्मूला अर्थात विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, सदिश रूप में मैंने लिख दिया है। तो एफ बराबर आप क्यू नोट इंटू ई भी लिख सकते हो, अगर आपको प्रभाव निकालना है, बल निकालना है कि भाई साहब ये इस विद्युत क्षेत्र में कितना बल इस पर लगा रहा है, अन्य आवेश पर लगा रहा है, क्यू वाला, ये क्यू वाला क्यू नोट पर कितना प्रभाव उत्पन्न कर रहा है इसके क्षेत्र में आते ही। ठीक है ना, ये सीन हो जाएगा। अब देखो एक चीज ध्यान से देखना, एक टर्म आती है आगे जाके, विद्युत क्षेत्र से जब आगे चलते हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये इसका क्या मतलब है, देखो जैसे जैसे ये आवेश क्यू नोट इसके पास में जाएगा तो इसके क्षेत्र का प्रभाव बढ़ता जाएगा, क्योंकि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल अर्थात प्रभाव उनके मध्य की दूरी और आवेशों के परिमाण के गुणनखंड पर निर्भर करता है। मैं अगली स्लाइड में लेता हूं। मैंने बोला कि भाई साहब किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल या प्रभाव उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनखंड के समानुपाती होता है। ठीक है ना, मैं मान लेता हूं Q और Q नॉट तो फिक्स है, ये चेंज नहीं हो रहा भाई साहब। अब चेंज होने वाली चीज क्या है, आर स्क्वायर, आर अर्थात इनके मध्य की दूरी। तो जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाओगे तो ये बल क्या होगा, घटेगा। दूरी बढ़ाओगे तो मैं साइड में लिख देता हूं, आर को अगर बढ़ाते हो तो एफ क्या होगा, घटेगा, और आर को अगर घटाते हो तो एफ बढ़ेगा। अर्थात दो आवेश जैसे जैसे पास में आते जाएंगे इनके मध्य लगने वाला प्रभाव और बल बढ़ता जाएगा, चाहे वो आकर्षण हो या प्रतिकर्षण। जैसे जैसे आवेश को आप दूर लेते जाओगे इनके मध्य लगने वाला बल घटता जाएगा, चाहे वो आकर्षण हो या प्रतिकर्षण। क्लियर। तो आप देखोगे जैसे दूरी मैं घटा रहा हूं या बढ़ा रहा हूं तो मेरा बल अर्थात प्रभाव का मान भी चेंज हो रहा है। अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात तीव्रता किससे, उसके प्रभाव से ही है।
तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो रही है, घट रही है और बढ़ रही है। जैसे जैसे दूर ले जाता हूं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु के लिए अलग होगी। अंदर आ गया तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती जाएगी, और अंदर आ गया तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात विद्युत क्षेत्र का प्रभाव बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और ज्यादा पास में आएगा तो बहुत ज्यादा प्रभाव हो जाएगा। तो हर एक बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग होगी। तो हमारे लिए यहाँ पे एक नया कंसेप्ट उभर के आता है जिसे हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना, हमारे पास नया कंसेप्ट निकल के आता है जिसे बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब मैंने आपको बताया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बदलती जाती है, जैसे जैसे इनके बीच की दूरी बढ़ती जाएगी या घटती जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात विद्युत क्षेत्र का प्रभाव बदलता जाएगा। ठीक है ना। तो आपका जो विद्युत क्षेत्र है दो बातों पे डिपेंड करता है। एक तो ये एक बिंदु के लिए स्पेसिफाइड होता है, एक बिंदु के लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं एक बिंदु के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, बिंदु के लिए करते हैं। जैसे जैसे वो बिंदु चेंज होता जाएगा अर्थात वो बिंदु की पोजीशन चेंज होती जाएगी, पास आती जाएगी, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती जाएगी, और बिंदु दूर होता जाएगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती जाएगी। और अगला, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो चेक की जाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जैसे चेक करेंगे वहां पर जो ये अन्य आवेश आप लेके आए, ये आवेश अन्य आवेश लेके आए ना, जो प्रभाव महसूस कर रहा था। अब यहाँ पर एक चीज याद रखनी होगी आपको, यहाँ पर ऐसा वैसा आवेश आप नहीं ले सकते। यहाँ पे जो क्यू नोट का मान होगा वो उसका मान धनावेश होगा। क्या होगा, एक तो धनावेश होगा, ये प्रकृति कैसी होगी, धनावेश होगी, सॉरी धनावेश क्या होगा, प्रकृति धनावेश होगी। और इसका जो मान है, मान बोलूं तो क्यू नोट का जो मान है वो टेंड्स टू जीरो होता है, अर्थात जीरो की ओर अग्रसर होता है, अर्थात न्यूनतम मान होता है, बहुत कम मान होता है। इसलिए इसे बोलते हैं परीक्षण आवेश। क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश। कई बार बोल दिया जाता है इकाई धनावेश, ठीक है ना, इकाई धनावेश ले लिया जाता है कैलकुलेशन पर्पस के लिए। ठीक है, तो यहां पर जो है आप जो भी परीक्षण आवेश क्यू नोट का मान है, जो क्यू नोट है जो भी चेक करेगा, जो भी प्रभाव महसूस करेगा, उसका मान एक तो बहुत कम होना चाहिए, बहुत ही न्यूनतम होना चाहिए, और उसकी प्रकृति धनावेश होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, धनावेश। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए दो चीजों का याद रखना पड़ेगा कि ये बिंदु के लिए होती है स्पेसिफाइड, हर एक बिंदु के लिए अलग अलग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, और जो चेक करेगा, जिसके द्वारा हम चेक करेंगे, जिसे हम परीक्षण आवेश बोलते हैं, उसकी प्रकृति धनावेश होगी, और मान बहुत ही न्यूनतम होगा। क्या होगा, मान बहुत ही न्यूनतम होगा। तो अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए मैं अगर बोलूं डेफिनेशन, परिभाषा, तो वो होगी किसी बिंदु के लिए, मैंने पहले ही बोल दिया था बिंदु के लिए स्पेसिफाइड है, किसी बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे परीक्षण, सॉरी मैंने मात्रा गलत लगाई है, सही कर लेना, परीक्षण आवेश, मैंने ऑलरेडी बता दिया परीक्षण आवेश कैसा होगा, धनावेश, और जिसका मान बहुत न्यूनतम होगा। परीक्षण आवेश पर लगने वाले प्रभाव, अब प्रभाव में क्या जाता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के समान होती है। किसी बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले प्रभाव बोले तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के समान होती है। ठीक है ना।
तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हम जानेंगे अब। जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है वो होता है ई, इसको ई से ही डिनोट करते हैं हम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र को हम ई से ही डिनोट करते हैं। तो ई का फॉर्मूला सदिश रूप में ई वेक्टर बराबर एफ अपॉन क्यू नोट, फॉर्मूला भी वही रहेगा विद्युत क्षेत्र जैसा, बस अंतर क्या हो जाता है, जो ये क्यू नोट का मान है वो बहुत छोटा हो जाता है। क्या हो जाता है? क्यू नोट का मान बहुत छोटा हो जाता है। इसको एक लिखने का, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को स्पेसिफिकली लिखने का जो एक तरीका वो है E बराबर लिमिट Q टेंड्स टू जीरो, अर्थात Q का मान, Q नोट का मान जो होगा जीरो की ओर अग्रसर होगा, अर्थात जीरो का मान बहुत, सॉरी Q नोट का मान बहुत कम होगा। तो यहां पर आप लिख सकते हो F बाई क्यू नोट। ये आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ऐसे दर्शाते हो अगर फॉर्मूले में दर्शाओगे तो। ये भी सही है, ऐसा कोई इशू नहीं है कि ऊपर वाला गलत है, सही है बिल्कुल ही। इसका मात्रक भी वही हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम या फिर वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, अब बात आ जाती है फॉर्मूले की। कैसा? एफ का फॉर्मूला क्या होता है? दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल। तो ई बराबर आप लिख सकते हो के क्यू और क्यू नोट के बीच में लगने वाला बल डिवाइडेड बाय उनके मध्य की दूरी का स्क्वायर, ठीक है ना, और डायरेक्शन के लिए आर कैप डिवाइडेड बाय क्या है? क्यू नोट। अब क्यू नोट से क्यू नोट डिवाइडेड हो रहा है, खत्म। तो ई का मान, ई वेक्टर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना आएगा? ई सॉरी ई तो ऑलरेडी है ना, बराबर में ले लिया। तो ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और सदिश के रूप में दर्शाना है तो डायरेक्शन, ये परिमाण और ये दिशा। तो आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ये भी हो जाता है। ठीक है, मात्रक आपका हो गया, न्यूटन प्रति कूलम ही होगा, वोल्ट प्रति मीटर होगा। अब मैं बात छेड़ देता हूँ इस चीज़ की, आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि सर इसका परीक्षण आवेश का मान इतना छोटा क्यों लिया जाता है? जनरली कई बार इसको क्या नाम से इकाई धनावेश के रूप में भी ले लिया जाता है। किसके रूप में? इकाई धनावेश, अर्थात क्यू नोट का जो मान है, क्यू नोट का मान है वो +1 कूलम ले लिया जाता है। कितना ले लिया जाता है? +1 कूलम ले लिया जाता है। +1 कूलम से होता क्या है? के क्यू 1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और क्यू नोट भी कितना हो जाएगा? 1। तो बचता क्या है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, अर्थात इकाई धनावेश पर लगने वाले प्रभाव के बराबर हो जाता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। ठीक है ना, तो दोनों तरीके से सही है, सही डेफिनेशन दे रहा है। लेकिन यहाँ पर जो मैं प्रेफर करता हूँ वो इसको प्रेफर करता हूँ कि क्यू नोट का जो मान है वो बहुत ही नगण्य होना चाहिए। जो दूसरा मेन आवेश ले रहे हो जिसके चारों तरफ का विद्युत क्षेत्र है, अर्थात क्यू वाला जो आवेश है, उस आवेश के सापेक्ष क्यू नोट का मान बहुत कम होना चाहिए, नगण्य होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, अब बात बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पर क्यू नोट को एज अ परीक्षण आवेश हम इस्तेमाल करते हैं। किसके रूप में इस्तेमाल करते हैं? परीक्षण आवेश के रूप में। तो क्या होना चाहिए भैया? क्यू अपना विद्युत क्षेत्र चारों तरफ फैला रहा है। अब ये आ रहा है क्यू नोट आपका यहाँ पे चेक करने के लिए। अब चेक करने के लिए ही आए सिर्फ, ना कि खुद का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करके जाए। ठीक है ना, अगर ये खुद का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, अर्थात खुद का विद्युत क्षेत्र मतलब खुद का प्रभाव उत्पन्न करेगा, तो कहीं ना कहीं इस वाले क्यू नोट के, सॉरी क्यू के विद्युत क्षेत्र में ये झोल फैलाएगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, इसको भी प्रभावित करेगा। तो हम यहाँ पर परीक्षण के लिए एक ऐसा आवेश इस्तेमाल करना चाहते हैं और करेंगे जो इस क्यू के प्रभाव को प्रभावित ना करे। तो इसलिए हम चाहते हैं जो क्यू का आवेश है उसके आवेश से बहुत कम, अर्थात नगण्य आवेश आप लेके आए, और उसके द्वारा उस पर जितना भी प्रभाव लगेगा उसके द्वारा कैलकुलेट करेंगे कि इसके विद्युत क्षेत्र का मान क्या है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो क्यू नोट का मान है आप बहुत न्यूनतम इसलिए लेते हो ताकि ये खुद का प्रभाव उत्पन्न ना करे, और जिसको चेक करने आया है उसको ही चेक करे। ठीक है ना, ये नहीं कि खुद का, ये इसको चेक करने आया था और खुद का दबदबा बनाने लग गया, ऐसा नहीं करना।
चेक करने वाला ऐसा होना चाहिए कि भाई साहब बिना प्रभावित किए इसके विद्युत क्षेत्र को चेक करके वहां से चला जाए। ठीक है, तो ये सीन होता है। अगली बात करते हैं इसकी दिशा की। जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, जो दिशा होती है, क्योंकि सदिश राशि है विद्युत क्षेत्र, तो जो इसकी दिशा होगी वो बल की दिशा ही होगी, बल की दिशा में। अर्थात कई बार ये ऐसे कह दिया जाता है, हाँ बल की दिशा में होगी, लेकिन क्या होता है, बल का परिमाण अलग होगा और विद्युत क्षेत्र का परिमाण अलग होगा। ठीक है ना, इस वजह से दिशा तो समान हो जाएगी लेकिन परिमाण डिफरेंट हो सकता है। अब क्या इसकी डेफिनेशन क्या होती है दिशा की, कि इकाई धनावेश पर, इकाई धनावेश पर लगने वाले बल, बल की दिशा में। अर्थात जो इकाई धनावेश आपने रखा वहां पे परीक्षण, एज अ परीक्षण आवेश, उस पर लगने वाले बल की जो दिशा होगी वही आपकी क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हो जाएगी। अब हम देखेंगे कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कैसे निकालते हैं। वैसे अभी मैंने कैलकुलेट कर भी दिया था, वो फिर से देख लेते हैं एक बार कि कैसे आएगा। टॉपिक है अपना कि बिंदुवत आवेश के कारण, बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब मुझे बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। कैसे करते हैं इसको, मान लीजिए आपका कोई बिंदु आवेश ये वाला, ठीक है, ये ओ बिंदु पर उपस्थित है और मैंने मान लिया ये धनावेश है, धनावेश क्यू आवेश है। ठीक है, अब इससे कुछ आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर, हाँ ये आर दूरी पर एक पी बिंदु उपस्थित है। कौन उपस्थित है, पी बिंदु उपस्थित है। इस पी बिंदु पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। आर दूरी पर उपस्थित पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है कि भैया यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना आएगा। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन चलना है मुझे, और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखो, आपको कभी भी याद रखना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी परीक्षण आवेश के द्वारा ही निकालनी पड़ती है। किसके द्वारा निकालनी पड़ती है, परीक्षण आवेश के द्वारा। तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, एक परीक्षण आवेश को लेके आना पड़ेगा। तो इस पी बिंदु पे मैं मान लेता हूं मैंने कोई धनावेश रख दिया है, धनावेशित परीक्षण आवेश रख दिया है, इसका मान है प्लस क्यू नोट। क्यू नोट का मान आपको पता है, परीक्षण आवेश का जो मान है बहुत न्यूनतम होता है इस क्यू के सापेक्ष में, प्लस क्यू के सापेक्ष में। तो क्यू नोट बहुत छोटा है, क्यू बड़ा है। ठीक है, अब अगर मान लो, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर मान लो आपको किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो वहां पर आपको इकाई धनावेश या प्लस क्यू नोट बहुत ही कम मान का धनावेश रखना पड़ेगा, जो क्यू नोट होता है वो रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको क्या निकालना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसमें कहा जाता है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब पी बिंदु पर निकालने तो पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर उपस्थित प्लस क्यू नोट आवेश अर्थात परीक्षण आवेश पर लगने वाले प्रभाव अर्थात प्रतिकर्षण और आकर्षण बल के समान होती है। तो सबसे पहले मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो इस पर लगने वाला प्रभाव अर्थात बल निकालना पड़ेगा। तो बल किधर लगेगा, ये प्लस और ये दोनों के दोनों प्लस हैं, तो प्लस प्लस क्या होंगे,
प्रतिकर्षित। क्या होंगे? प्रतिकर्षित। तो ये प्रतिकर्षित हो रहे हैं। अब ये F हो गया, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है? बल निकालना है। तो कूलम के नियम के अनुसार बल निकालूंगा सबसे पहले। F वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? K Q नोट डिवाइडेड बाय इनके बीच की दूरी r²। और मैं, ये तो परिमाण हो गया, अब मुझे इसको दिशा देनी पड़ेगी सदिश बनाने के लिए। तो उस दिशा को मैं r कैप लिख देता हूं, और मैं साइड में लिख देता हूं कि r कैप बराबर कितना है? O से P कैप, OP कैप, ठीक है ना। ये हो गया। अब मेरे को बल मिल चुका है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, कि ई वेक्टर बराबर होता है आपका विद्युत क्षेत्र के लिए कि उस बिंदु पर उपस्थित परीक्षण आवेश पर लगने वाले प्रभाव के समान होती है। तो प्रभाव F था किस पर? Q नोट पर। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। तो F का मान रखेंगे K Q नोट अपॉन r², ठीक है ना, और r कैप डिवाइडेड बाय Q नोट से Q नोट कैंसिल, बचेगा क्या? ओनली KQ बाई r² और r कैप। ये आपका फॉर्मूला आ गया है कि किसी P बिंदु पर जो कि O से R दूरी पर है, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। तो E बराबर आ गया आपका KQ बाई r² r कैप सदिश रूप में। ये KQ बाई r² आपका परिमाण है और r कैप उसकी दिशा है, ठीक है। इजी था आई थिंक। अब अगले बिंदु पर चलते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगले पॉइंट पे जाने से पहले एक बात बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट होती है काफी। इधर देख लो, इस साइड में जो आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और बल है, बल की बात करता हूं। बल आपका प्रोपोर्शनल था, अर्थात समानुपाती था Q1 और Q2 के। यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समानुपाती नहीं होती Q1 Q2 के, ठीक है ना। यहाँ पे समानुपाती नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही आवेश होता है Q। तो उस पर ही निर्भर करेगा, Q जितना ज्यादा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ज्यादा, Q जितना कम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी कम, क्योंकि यहाँ के फॉर्मूले में सिर्फ Q ही आ रहा है। तो एक ही आवेश पर निर्भरता है, अन्य आवेश पर नहीं है। अब अगली बात, आपका जो F था वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था ना। फॉर्मूले में 1/r² आ रहा है और इसके फॉर्मूले में 1/r² आ रहा है। तो आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी। सिर्फ ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिर्फ एक ही चीज पर निर्भर कर रही है कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात आवेश एक है तो वो तो एक नियत नंबर हो गया, आवेश चेंज होगा नहीं, वो तो आवेश का परिमाण है जो है। अब यदि आप दूरी बढ़ा रहे हो घटा रहे हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बदलती जाएगी, ठीक है ना। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सीधे सीधे आप बोल सकते हो किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के, उस बिंदु से जो दूरी होगी उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², या फिर E समानुपाती होता है 1/r² के, और व्युत्क्रमानुपाती होता है r² के, ठीक है ना। अगर मैं ऐसे देखो, कंफ्यूज मत होना, मैंने बोला E समानुपाती है 1/r² के और व्युत्क्रमानुपाती है r² के। व्युत्क्रमानुपाती का होता है मतलब 1/r², और समानुपाती का मतलब होता है पूरा के पूरे टर्म एक साथ बोला। फिर मैंने समानुपाती है 1/r² के। जब व्युत्क्रमानुपाती बोला तब मैंने ओनली r² बोला। क्या बोला? r² बोला, अर्थात उसका मतलब होता है 1/r²। व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/r²। और जब मैंने समानुपाती बोला तो मैंने पूरा बोला 1/r², ठीक है। तो ये हो गया टर्म। अब अगले बिंदु पे चलते हैं, अर्थात हमने किसी एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली किसी बिंदु पर। अब मान लीजिए, अब जो आपके आवेश है जिनके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है,
बिंदुवत आवेश थे जो जिनके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था। अब एक नहीं है, बहुत सारे आ गए, अर्थात n निकाय के आवेश है जिनके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। और मान लीजिए किसी एक बिंदु पर हमें उनके द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं अगले पेज पर। अब दोस्तों हमें n आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अभी तक हम सिंगल सिंगल आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल देते हैं। अब हमारे पास आवेश हो गए बहुत सारे। आवेश क्या हो गए? बहुत सारे, ठीक है ना। एक ए बिंदु पर है Q1 आवेश, बी बिंदु पर है Q2 आवेश, ठीक है, सी बिंदु पर है Q3 आवेश और डी बिंदु पर है Q4 आवेश। मैं n आवेशों का निकाय ले रहा हूं, अर्थात ऐसे चलते चलते n आवेश हो गया, ई बिंदु पर nवा आवेश हो गया, ठीक है ना। ऐसे न जाने कितने आवेश फैले हुए हैं। आप 2 का निकालो, 3 का निकालो या 4 का निकालो या 1000 का निकालो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1000 आवेशों के कारण निकालो, करने का तरीका सेम रहेगा, बस एक बार कंसेप्ट देख लो, ठीक है ना। ऐसे चारों तरफ आवेश बिछे हुए हैं और इन सब आवेशों के कारण मुझे किसी P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो चूंकि ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। और अपन ने पढ़ा है कूलम के नियम में कि जो कूलम के नियम के अनुसार जब एक से अधिक आवेश होते हैं तो एक आवेश अन्य आवेश के प्रभाव को प्रभावित नहीं करता है। अध्यारोपण के सिद्धांत में हमने देखा है, ठीक है ना। तो उसमें क्या करते हैं, बलों को भी क्या कर देते हैं, सदिश योग कर देते हैं। बलों का क्या कर देते हैं, सदिश योग कर देते हैं। तो यहां पर भी विद्युत क्षेत्र का क्या होगा, सदिश योग हो जाएगा, अर्थात अध्यारोपण हो जाएगा सभी का। अर्थात ए बी सी डी ई के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हुई है, ठीक है ना, Q1 Q2 Q3 Q4 और Qn आवेश के कारण, उन सब का क्या कर दोगे आप, सदिश योग कर दोगे। तो देखेंगे सबसे पहले Q1 आवेश, येलो लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, Q1 आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का जो प्रभाव होगा इस डायरेक्शन में होगा। मैं मान के चल रहा हूँ P बिंदु पर इकाई धनावेश रख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इकाई धनावेश रख रहा हूँ, और सारे आवेश क्या हैं, धनावेश है। तो धनावेश धनावेश क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो इस डायरेक्शन में प्रतिकर्षण होगा, इसका प्रभाव F1 इस साइड में चला जाएगा, और जो F1 की दिशा होगी वही E की दिशा होगी। अब आप इसको E लिखना चाहो या F लिखना चाहो, आपके ऊपर है। तो अगर आप इसको E लिख के सोल्व करना चाहो, सर F क्यों आ रहा है यहाँ पे, हम तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब विद्युत क्षेत्र का प्रभाव ही होता है एक तरीके से। तो यहाँ पे इसको E1 लिख सकते हो, इसको F2 लिख सकते हो, इसको F3 लिख सकते हो, इसको E4 लिख सकते हो, इसको En लिख सकते हो, और यहाँ पे अल्टीमेट ER निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। अब Q1 के कारण E1 उत्पन्न हुआ इस डायरेक्शन में, और Q2 के कारण ग्रीन वाला देखेंगे E2 की इस वाली डायरेक्शन में प्रतिकर्षण हुआ। अब Q3 के लिए इस डायरेक्शन में प्रतिकर्षण हुआ, प्रभाव इधर के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। अब Q4 के कारण E4 इस डायरेक्शन में चला गया, और Qn के कारण En इस डायरेक्शन में चला गया। अब इन सब क्या करेंगे अपन, सदिश योग करेंगे, अर्थात अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि भाई साहब किसी बिंदु पर बिंदु आवेशों के समूह के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उस बिंदु पर प्रत्येक बिंदु आवेश के कारण तीव्रताओं के सदिश योग के समान होगा। अर्थात मोटी मोटी भाषा में मैं बोलूं, सीधी सीधी बात, जितने भी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है, ठीक है ना, जितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है, सभी तीव्रताओं का क्या कर दो, सदिश योग कर दो। आपका कुल परिणामी सदिश या कुल परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आ जाएगा, अर्थात सभी का परिणाम टोटल क्या होगा वो निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। इन सब का क्या हो जाएगा, अध्यारोपण हो जाएगा, सभी के प्रभाव एक में कंबाइन हो जाएंगे। तो कैसे होते हैं उसके लिए लिखते हैं अपन। अब यहाँ पे कितने हुए विद्युत क्षेत्र, 1 2 3 4 n तक चल रहा है, ठीक है ना। तो मैं लिख सकता हूं अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार ER रिजल्टेंट, या फिर कई बार इसको E नेट भी लिख दिया जाता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ER या E नेट बराबर क्या हो जाएगा, E1 सभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का सदिश योग, E1 का सदिश योग, E2 का सदिश योग, E3 का सदिश योग, और E4 का सदिश योग, और ऐसे करते 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 हम चले जाएंगे nth आवेश पर। तो En का
p सदिश योग, सभी का क्या कर दो, सदिश योग कर देते हैं। समझ में आ गया होगा। अब इनके कारण क्या निकल के आ जाएगा, एक इनका कॉम्बिनेशन निकल के आ जाएगा, परिणामी निकल के आ जाएगा। अब उसको कैसे कैलकुलेट करना होता है, सीधी सीधी बात, E1 का मान डालते जाओ, E2 का मान डालते जाओ, E3 का मान डालते जाओ। आपको E नेट निकालना है तो E नेट बराबर E1 का मान क्या होता है। अब आपने P पर क्या लिया है, P पर आपने Q नोट आवेश लिया है, परीक्षण आवेश लिया है, तो उस पर लगने वाला F बराबर, आप साइड में लिख देता हूं मैं, F बराबर क्या, सॉरी E बराबर क्या होता है, Q नोट F, सॉरी Q नोट F नहीं होता, F बाई Q नोट होता है, सॉरी 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 सॉरी, क्या ठीक है, F बाई Q नोट सदिश रूप में, ठीक है। अब और या फिर आप लिख सकते हो यहां पर E बराबर F बाई क्यू नोट को सोल्व करते हैं तो क्या आता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और सदिश रूप में आर के, उसकी जो दिशा हो जाती है। तो आप दोनों के अकॉर्डिंग यहां पर इसको सोल्व कर सकते हो। अगर E1 होता है तो F1 बाई क्यू नोट कर लेना, E2 होगा तो F2 बाई क्यू नोट कर देना, ठीक है ना। तो आपको जैसा सोल्व करना है वैसा कर लेना, मैं के क्यू बाई आर स्क्वायर के अनुसार चलता हूं। तो यहां पे लिख सकते हैं अपन, पहले इसको हटा दो, तो पहले के लिए E1 का मान हो जाएगा के क्यू वन अपॉन आर स्क्वायर, R1 स्क्वायर। उन दोनों के बीच की जो दूरी मान लेता हूँ R1 हो जाएगी, और जो डायरेक्शन हो जाएगी उनकी R1 केप हो जाएगी, ठीक है ना। अगले के लिए के क्यू टू अपॉन R2 स्क्वायर, मैंने शायद आई थिंक डायरेक्शन ये दूरी नहीं बता रहा की होगी, तो Q1 से P की दूरी आप ले लेना, अर्थात A से B की दूरी आप R1 ले लेना, और B से P की दूरी R2 ले लेना, ऐसे R3 R4 R5 चलते जाना, ठीक है ना। के क्यू बाई R1 स्क्वायर, R1 केप उसकी डायरेक्शन हो जाएगी, ऐसे R2 केप इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, के क्यू थ्री डिवाइडेड बाई R3 स्क्वायर, R3 केप इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, के क्यू फोर बाई R4 स्क्वायर, और R4 उसकी डायरेक्शन हो जाएगी, R4 केप। ऐसे चलते जाओगे कहाँ तक पहुँचेंगे, के क्यू एन अपॉन आर एन स्क्वायर तक, और आर एन की ये डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। अब इसको एक फॉर्मूले में, आप समेशन के फॉर्मूले में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ई नेट को आप लिख सकते हो, के कॉमन है, समेशन के रूप में लिखेंगे, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है ये फॉर्मूला, क्यू के लिए 1 से एन तक जा रहा है, और आर के लिए भी 1 से एन तक जा रहा है। आप देख लेंगे क्यू का 1 से 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते एन तक, और आर में भी 1 से लेके एन तक जा रहा है। तो जो यहाँ पे होगा क्यू बाई आर का मान और आर केप का मान, वो कहाँ से जा रहा है, 1 से एन तक। तो यहाँ पे लिख दूंगा आई आई आई, ठीक है। और आई का जो मान है 1 से स्टार्ट हो रहा है और एन पे खत्म हो रहा है। ये आपका एक और फॉर्मूला निकल के आ जाता है। आप जैसा चाहो वैसे, ये तो बहुत रेयरली यूज होता है, सबसे ज़्यादा यूज होंगे ये वाले, ठीक है ना। तो इस वाले में सोल्व करने के लिए आप क्या करें, सबसे पहले आप हमेशा समीकरण बनाएंगे, ई नेट बराबर जितने आवेश होंगे उतनों की बन जाएगी। जैसे 4 आवेश हैं तो 4 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आएगी, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 आ गया। अब क्या करें, इनका सदिश योग कर दो, क्या कर दो, सदिश योग कर दो। अब सदिश योग करने के, एक तो ये इस तरीके से कर सकते हो आप, परिमाण और दिशा, परिमाण और दिशा, परिमाण और दिशा, ठीक है ना। और क्या नाम से क्या करें, E1 और E2 का दो दो का सेट बनाकर समांतर चतुर्भुज के नियम से निकाल लेंगे, अर्थात समांतर चतुर्भुज के नियम से E1 और E2 को जोड़ेंगे आप, तो आपके पास आएगा अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कोस थीटा। समांतर चतुर्भुज के नियम से ये वाला नियम लगता है आपके दो सदिशों के योग निकालने के लिए, दो सदिशों का योग निकालने के लिए। तो ऐसे दो दो के सेट बना बना के आपको सोल्व करने पड़ेंगे। और किस्मत अच्छी हुई थी, अगर डायरेक्शन सेम हुई तो आप सीधे घटा सकते हो और ऐड कर सकते हो। डायरेक्शन मतलब जस्ट सेम होगी या फिर अपोजिट होगी तो वो अपन क्वेश्चन में सोल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो सारा कंसेप्ट मैंने बता दिया है, आपको ये याद रखना है, ई नेट बराबर
क्या होगा, समीकरण जितने आवेश होंगे उतने की समीकरण बना लेंगे, अर्थात 4 आवेश है तो 4 तक ई जाएगा, 5 है तो 5 तक ई जाएगा, 6 है तो 6 तक ई जाएगा, अर्थात E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5 प्लस E6 ऐसे चलता जाएगा। ई का मान आपको कैसे रखना है, KQ/R² से रखना है, ठीक है ना। ठीक है, इतना काफ़ी है आज के लिए, धन्यवाद, राधे राधे, बाय बाय। कोई भी कमी या फिर गड़बड़ हो तो मेरे को ज़रूर बताएं, मैं उसको सुधारने का पूरा प्रयास करूंगा। बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में जहाँ तक होगा मैं क्वेश्चन सोल्व करवाने की कोशिश करूंगा, क्वेश्चन ही सोल्व करेंगे जहाँ तक है। बाय बाय।